हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं एक और आपका नया चैप्टर लेके आ गई हूँ क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाओ पार्ट 1 देखो, मेरे चैनल पे आ चुका है, प्लस प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है अगर आपको ऐसे वीडियोस में नहीं मिलता तो। पहले चैप्टर पार्ट 1 करके आओ, फिर पार्ट 2 करो। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन। अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब है कि हमें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो है जो उससे हम कैसे कॉपरेट करके वायलेंस को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, कॉपरेशन इन लिमिटिंग वायलेंस। ठीक है, अगर हम आगे देखिए, इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं जिससे हम अपनी वायलेंस को अपनी उसमें कम कर सकते हैं। एक है एंड्स और एक है मीन्स। अगर हम एंड्स की बात करें कि हम कैसे कोई भी चीज़ अपना के उस वॉर को, उस वायलेंस को एंड कर सकते हैं, और मीन्स मतलब कि कैसे हम जैसे कि अवॉइड कर सकते हैं किलिंग्स को, या फिर हम कैसे रोक सकते हैं अपने जैसे मिलिट्री का वो करना है, ठीक है, डेवलपमेंट करना है तो उसका मत करो। ठीक है, वेपन्स मत बनाओ, इतने वेपन्स का यूज़ मत करो खुद से। जैसे इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में बोला है नो फर्स्ट यूज़। ठीक है, वैसे एंड्स में आते हैं हमारे राइट रीजंस। जिसमें आता है सेल्फ डिफेंस। पहला सेल्फ डिफेंस मतलब कि अगर मान लो दूसरी कंट्री हम पे अटैक कर रही है तो ऑफ कोर्स हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। ये एक करेक्ट मेथड है। और अगर हम दूसरा बात करें तो दूसरा है प्रिवेंट जीनोसाइड। मतलब कि अगर एक कंट्री में एक मास किलिंग हो रही है जो कि गवर्नमेंट करा रही है अपनी ही कंट्री में, तो उसको भी प्रिवेंट करना इज़ द राइट रीज़न। ठीक है, और मीन्स में अगर हम बात करें तो मैंने अभी बताया था अवॉइड किलिंग। ठीक है, किसकी अवॉइड किलिंग किसकी? नॉन कॉम्बटेंट्स, या फिर पहले इसका समझ लो कि मतलब जो भी वहाँ पे सिविलियंस हैं, जो भी सिटीजन्स हैं उस कंट्री के, उनको मत मारो। उनको मारने से क्या होगा भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर हमें वायलेंस नहीं करना तो स्टॉप किलिंग पीपल ऑफ दैट कंट्री जो कि इनोसेंट है। दूसरा, जिसने सरेंडर कर दिया या जिसके पास आर्म्ड क्या कहते हैं वो नहीं है, वेपन्स नहीं है, उन्होंने सरेंडर कर दिया तो उनको भी मत मारो। ठीक है, ये आते हैं हमारे दो ऑब्जेक्टिव, एंड्स और मीन्स। एंड्स में आता है राइट रीजन जो कि बोलते हैं सेल्फ डिफेंस, कि अगर दूसरी कंट्री हम पे अटैक कर रही है तो हम अपने आप को डिफेंड करेंगे। दूसरा, प्रिवेंट जीनोसाइड, अगर एक कंट्री में मास किलिंग्स हो रही है जो कि गवर्नमेंट करा रही है तो उसको भी प्रिवेंट करना इस एंड करने के लिए सही है। मतलब ये सही रीजंस हैं कि हम अपने कब यूज़ करें। ठीक है, दूसरा मीन्स अवॉइड किलिंग, जहाँ पे मतलब जो भी सिटीजन्स हैं उनको किल मत करो, प्लस जिन्होंने सरेंडर कर दिया, जिनके पास आर्म्ड वेपन्स नहीं है उनको। ठीक है, अदर फॉर्म्स ऑफ अगर हम कॉपरेशन देखें, अदर फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन देखें तो इसमें हमारे 3 आते हैं। पहला आता है हमारा डिसआर्मामेंट। ठीक है, दूसरा आता है हमारा आर्म्स कंट्रोल। तीसरा आता है हमारा कॉन्फिडेंस।
बिल्डिंग। ठीक है, अगर हम डिसआर्मामेंट की बात करें तो डिसआर्मामेंट का मतलब होता है कि कुछ अपने वेपन्स, सर्टेन काइंड ऑफ वेपन्स को त्याग दो। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल की न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनको, जैसे, ठीक है, टू गिव अप टू गिव अप सर्टेन काइंड्स ऑफ वेपन। जैसे इसमें इंक्लूडेड है 1972 का बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। ठीक है, और 1992 में केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। इनमें क्या होता है, इनको बैन कर दिया था, इनका प्रोडक्शन बैन कर दिया था कि ये अब प्रोडक्ट डेवलप नहीं होंगे। तो डिसआर्मामेंट मतलब टू गिव अप सर्टेन काइंड्स ऑफ वेपन। नेक्स्ट पे आते हैं, आर्म्स कंट्रोल मतलब लिमिट कर देना डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स। लिमिट, बंद ना करके, लिमिट दी डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स, जिसमें इंक्लूड होता है हमारा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। कब? 1972। ठीक है, फिर आता है सॉल्ट 2। सॉल्ट 2 की फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्टार्ट। स्टार्ट की फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, और लास्ट आता है एनपीटी 1968। एनपीटी मतलब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी। इसमें बोला गया था कि जिस कंट्रीज़ ने 1967 से पहले अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए, ठीक है, लेकिन 1967 के बाद न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं होंगे, जो कि एक डिस्क्रिमिनेशन है, और इंडिया ने इसको साइन नहीं करा था। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये डिस्क्रिमिनेशन ही है कि 1967 से पहले तुमने डेवलप कर लिया तो ठीक है, नहीं तो तुम नहीं करोगे। ये तो फिर वो हो गया ना, फिर हम अगर मान लो सामने वाले ने अटैक कर दिया तो हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास तो कुछ नहीं बचा। तो इंडिया ने मना कर दिया था कि हम इसको साइन नहीं करेंगे। ठीक है, लास्ट हमारा आता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ये मेरे को समझ में नहीं आया ये होता क्या है इसमें पता है क्या है, इसमें बोला गया है कि अगर तुम अटैक कर रहे हो ना, तो जिसको अटैक कर रहे हो उसको जाके इन्फॉर्मेशन दे दो हम अटैक कर रहे हैं। ठीक है, ये है, और अपने सारे मिलिट्री प्लान्स बता दो। मतलब कोई भी एक तरह का सरप्राइज एक्ट नहीं होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हाँ भाई हम तुम अटैक करने वाले थे। ये है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, फिर तुम्हें अटैक ही क्यों करना है भाई, मत करो। ठीक है, बता के अटैक करना, चलो ठीक है, जो भी है, हम ज़्यादा नहीं बोलते इस बारे में। ठीक है, तो ये था अदर फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन, जिसमें डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। डिसआर्मामेंट में है टू गिव अप सर्टेन काइंड ऑफ वेपन्स, जिसमें BWC मतलब बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन की आई थी 1972, और CWC केमिकल वेपन्स कन्वेंशन की आई थी 1992 में। आर्म्स कंट्रोल में क्या था, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972, सॉल्ट 2 स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, और NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी 1968। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में आता है कि जो भी तुम अटैक कर रहे हो, जिस भी कंट्री पे कर रहे हो, तो उसको बता के करो कि हमारे ये हम ऐसे अटैक करेंगे, हम ये वेपन्स यूज़ करेंगे, ये हमारे मिलिट्री प्लान्स है। मतलब एक तरह का नो सरप्राइज एक्ट। ठीक है, ये था अदर फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन। अब नेक्स्ट आते हैं हम नॉन ट्रेडिशनल नोशंस पे, जिसमें हम मेनली 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी।
तो जो नॉन ट्रेडिशनल नोशंस है वो मेनली फोकस करता है, चल जा, फोकस करता है स्टेट पे प्लस इंडिविजुअल्स पे, ठीक है। नॉन ट्रेडिशनल नोशंस किस पे फोकस करता है, स्टेट पे और इंडिविजुअल्स पे, मतलब कि सारे सिटीजन्स पे, ऑल ह्यूमन काइंड। अगर हम पहले ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करें बस, ठीक है, अगर हम ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें बोला जाता है कि प्रोटेक्शन ऑफ पीपल ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ स्टेट्स, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ पीपल गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल्स को ज़्यादा बचाना है, ठीक है। अब किससे बचाना है, फॉरेन अटैक से बचाना है। जो भी फॉरेन, अगर कोई भी नेबरिंग कंट्री कर रही है या कोई भी अदर कंट्री कर रही है तो हमें उससे बचाना है। प्लस अगर कई बार गवर्नमेंट ही बहुत ज़्यादा गेम खेल जाती है, गवर्नमेंट ही अटैक करवा देती है, सब कर देती है, तो हमें उनसे भी इंडिविजुअल्स को बचाना है। अब इसमें दो कंसेप्ट के बारे में बात होती है, नैरो और ब्रॉड। अगर हम नैरो कंसेप्ट की बात करें तो इसमें आता है, जो ये फोकस करता है मेनली वायलेंट थ्रेट्स पे, जो भी इंडिविजुअल्स पे आते हैं, ठीक है। और ये ब्रॉड जो है वो फोकस करता है जैसे कि जो कि प्रॉब्लम्स होती है, मेजरली हंगर प्रॉब्लम होगी, डिजीज़ की होगी, या जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, ठीक है, इन सब के ऊपर, हंगर, डिजीज़ और या फिर नेचुरल डिज़ास्टर्स में हो जाता है ना, इन सब पे फोकस करता है ये। मतलब दोनों, लेकिन दोनों को क्या होता है, ये इक्वली एड्रेस करना होता है। एक इसमें बुक में तुम्हारी, तुम देखना इसमें लाइन भी लिखी हुई है, फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर को इक्वली एड्रेस करना है। इक्वली एड्रेस फियर फ्रॉम वांट एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर, ठीक है। ये था ह्यूमन सिक्योरिटी। और अगर हम ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें बोला गया, जैसे ये इंडिविजुअल्स पे ज़्यादा फोकस करता है ना। अब ये क्या होता है, ये 1990, पहले तो ये एमर्ज हुआ था, एमर्ज्ड इन 1990s, ठीक है। अभी ग्लोबल सिक्योरिटी में वो प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम एक कंट्री अकेले नहीं सॉल्व कर सकती, हमें दूसरी कंट्रीज का भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम्स दैट आर ग्लोबल इन नेचर, प्रॉब्लम्स दैट आर ग्लोबल इन नेचर, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे हो गया हमारा ग्लोबल वार्मिंग, है ना। दूसरा हमारा हो गया टेररिज्म का, ठीक है। तीसरा हो गया हेल्थ एपिडेमिक्स, जैसे अभी कोरोना आया था, है ना। तो हमें मिलके सारी कंट्रीज़ ने, मतलब ये ऐसी प्रॉब्लम थी जो कि अकेले सॉल्व नहीं हो सकती। एड्स हो गया, ठीक है, कोरोना हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, ये सब, ठीक है। दीज प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व अलोन, ठीक है। इतना है इस टॉपिक में समझ में, बस यही था इस टॉपिक में। ये दो चीज़ों की बात कर रहा था, ह्यूमन सिक्योरिटी
ग्लोबल सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी बेसिकली ह्यूमंस पे फोकस है, ज़्यादा इंडिविजुअल्स पे फोकस है, किससे मतलब बचाना है इनको फ्रॉम दी फॉरेन अटैक या फिर खुद की गवर्नमेंट से, कभी कभार वो गवर्नमेंट कर देती है। इसके दो कंसेप्ट ले लो, नैरो और ब्रॉड। नैरो में आता है जो भी वॉयलेंट थ्रेट्स होते हैं, और ब्रॉड में आता है जैसे हंगर हो गया, डिजीज़ के बारे में फैल रही है कोई, नेचुरल डिजास्टर्स हो गया, इन सब के बारे में, और इनको इक्वली एड्रेस करा जाता है फ्रॉम द फियर ऑफ वॉन्ट एंड दी फ्रीडम ऑफ फ्रॉम फियर। ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करें तो 1990s में मर्ज हुई थी। प्रॉब्लम जो कि ग्लोबल है नेचर में, अकेले हम सॉल्व नहीं कर सकते, दूसरी कंट्रीज़ का भी हमें साथ चाहिए, जिसमें इंक्लूड होती है हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ एपिडेमिक जैसे कि एड्स हो गया, कोरोना हो गया, या फिर बर्ड फ्लू हो गया, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम होगी, इंटरनेशनल टेररिज्म हो गया। ये प्रॉब्लम्स हम अकेले सॉल्व नहीं कर सकते, हमें दूसरी कंट्रीज़ का भी सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे टेररिज्म के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में, ग्लोबल पॉवर्टी के बारे में, माइग्रेशन के बारे में, और हेल्थ एपिडेमिक्स के बारे में। टेररिज्म पे आए तो टेररिज्म तो ऑलमोस्ट सबको मतलब पता ही होगा क्या होता है, और टेररिस्ट अटैक इंडिया में कितनी बार हुए भी हैं। तो टेररिज्म क्या है, एक पॉलिटिकल वायलेंस है जो कि टारगेट करता है सिविलियंस, मतलब सिटीजन्स को, कंट्री को डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, प्लस इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब वो देखता नहीं है कि मेन है, वुमेन है, चिल्ड्रन है, ओल्ड है, क्या है, यंग है, क्या है, कुछ नहीं देखता, बस वो अटैक कर देता है। तो टेररिज्म refers to political violence that targets civilians deliberately and indiscriminately, ठीक है। तो जो टेररिस्ट ग्रुप होते हैं ना, वो एक पॉलिटिकल कंटेक्स्ट को या फिर एक पॉलिटिकल कंडीशन को चेंज करना चाहते हैं, किससे, फोर्स के थ्रू, ठीक है, फोर्स के थ्रू वो एक पॉलिटिकल कंडीशन को चेंज करना चाहते हैं एक कंट्री की, ठीक है। तो सिविलियंस मतलब टारगेट सिविलियंस को ही क्यों करा जाता है, अभी मैंने पीछे बताया था पार्ट 1 में, क्योंकि जो गवर्नमेंट है फिर वो होगी कि भाई मेरे उसको लोगों को मार रहा है, ठीक है, हाईजैक वाले पॉइंट में बताया था ना मैंने कि वो ऐसे कर रहा है, तो उनको कंट्री को जो भी वो डिमांड्स रखते हैं अगर, तो उनको वो बात माननी पड़ती है, ठीक है। और ये एज अ वेपन यूज़ करता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, कि सिविलियंस को टारगेट करते हैं, उनको मारते हैं, उनकी किलिंग करते हैं, या वुमेन का रेप करते हैं, या कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो जो लोगों को इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो उसको एज अ वेपन लेते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट अब कुछ करेगी, अब उनके लोगों को पे हम खतरा कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें टेररिज्म में क्या इंक्लूड होता है, मैंने पीछे बताया था, हाईजैकिंग इंक्लूड होती है ना, प्लांटिंग बॉम्ब्स इन ट्रेन, ठीक है, या फिर कैफ़ेज़ में, मार्केट्स में, यहाँ पे बॉम्ब्स लगा दिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और जब सिंस 11 सितंबर 2001 में जब टेररिस्ट ने अटैक करा था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कहाँ पे, अमेरिका ने, तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने ज़्यादा अटेंशन देना टेररिज्म को स्टार्ट कर दिया, कि हाँ एक टेररिज्म भी फैक्टर है जो कि कंट्री में वायलेंस फैलाता है, ठीक
ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टेरर अटैक जो होते हैं बेसिकली वो कहाँ होते हैं, मिडल ईस्ट में होते हैं, यूरोप में होते हैं, लैटिन अमेरिका में होते हैं और साउथ एशिया में होते हैं। तो 11 सितंबर 2001 WTO में क्या हुआ था, अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, ठीक है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने फोकस करना चालू कर दिया किस पे, टेररिज्म पे, ठीक है। ये था टेररिज्म के बारे में। हम आगे पढ़ते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में। ह्यूमन राइट्स है, सिक्योरिटी नहीं है। ये पहले ह्यूमन राइट्स है, सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो हम यहाँ पे 3 राइट्स के बारे में जो मेनली इम्पॉर्टेंट होते हैं वो पढ़ेंगे। एक तो पॉलिटिकल राइट, ठीक है। दूसरा आ गया हमारे पास इकोनॉमिक एंड सोशल राइट, और तीसरा आ गया हमारा राइट्स ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल या फिर इंडिजीनियस माइनॉरिटीज़, राइट्स ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल। पॉलिटिकल राइट की बात करें तो इसमें इंक्लूड होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली, कि हमें जो बोलना है, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने में या कुछ भी, हमारे पास फ्रीडम है, ठीक है। इकोनॉमिक और सोशल राइट में वही हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की वो है अपॉर्चुनिटी, प्लस हम जो करना चाहते हैं हम वो कर सकते हैं। सोशल राइट मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना है समझ में। तो जो अभी तक कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ जिस पे जो राइट्स हैं, जो सेट ऑफ राइट्स हैं, उनको हम यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स को डिक्लेयर करें या फिर हम कंसिडर करें, और जब राइट्स वायलेट होए तो, ठीक है। और राइट्स वायलेट करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इनफैक्ट कहीं भी नहीं है। और जहाँ पे भी हम हमारे राइट्स, मेनली हमारे फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हों तो हम उसको एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा ह्यूमन राइट्स का। अब हम आगे चलते हैं ग्लोबल पॉवर्टी। ग्लोबल पॉवर्टी में बात करें तो ये जो ग्लोबल पॉवर्टी है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है पॉपुलेशन के। ग्लोबल पॉवर्टी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू पॉपुलेशन। कैसे? ग्लोबल पॉवर्टी मतलब ग्लोबली जो भी गरीबी, पॉवर्टी मतलब क्या होता है, गरीबी, ठीक है, ऐसे। और एक मिनट, उसके बाद इसमें क्या होता है, जैसे मान लो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉवर्टी भी बढ़ रही है, और पॉपुलेशन कम हो रही है तो पॉवर्टी भी कम हो रही है। कैसे, ये समझो कंसेप्ट। पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, लोग बढ़ रहे हैं, पॉवर्टी मतलब गरीबी भी बढ़ रही है। कैसे कहेंगे कि क्यों भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है तो गरीबी कैसे बढ़ रही है? अब क्या होता है, जो एम्प्लॉयमेंट होती है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को जॉब नहीं मिलती, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, तो पैसे भी कैसे आएंगे। फिर दूसरा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वो भी कम हो रही है ना। तो इस चक्कर में क्या होता है, जब पॉपुलेशन बढ़ रही होती है तो पॉवर्टी भी बढ़ रही होती है, और जब पॉपुलेशन कम हो रही होती है या फिर कंट्रोल में होती है तो पॉवर्टी भी कंट्रोल में होती है और कम हो रही होती है, ठीक है। इसी वजह से जो रिच कंट्रीज़ हैं, ठीक है, रिच कंट्रीज़ जो हैं वो रिच ही होती जा रही है, वो डेवलप ही होती जा रही है, और जो पुअर कंट्रीज़ हैं
वो पुअर ही रह जा रही है, ठीक है, वो बढ़ नहीं पा रही है, ये समझ लो, ठीक है। ये था हमारा ग्लोबल पॉवर्टी का कंसेप्ट। अब हम आगे चलते हैं माइग्रेशन पे। माइग्रेशन जो है सबको पता है जब लोग जो हैं, जो पीपल हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो दूसरी कंट्री में, अदर कंट्री में मूव होते हैं, तब उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। अब माइग्रेशन यहाँ पे 2 टाइप्स के हैं, एक है माइग्रेंट्स और एक है रेफ्यूजीज़। ठीक है, अगर हम माइग्रेंट्स पे आए सबसे पहले, इसका मतलब है जो अपनी मर्ज़ी से अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, who voluntarily leave their own countries, ठीक है। और रेफ्यूजीज़ कौन होते हैं, जो कि या फिर कोई भी सिचुएशन है, मान लो कि वॉर की सिचुएशन है या नेचुरल डिज़ास्टर है, उस चक्कर में उनको मूव करना होता है दूसरी कंट्री। जैसे वॉर में होता है, जैसे पार्टीशन के टाइम पे लगा लो, या कोई भी वॉर होती है, जैसे बांग्लादेश वाली वॉर हुई थी, तो वहाँ के बांग्लादेश वाले लोग हमारे इंडिया में आके रेफ्यूजी आ रहे थे ना, तो वो तो फ्ली ड्यूरिंग वॉर, नेचुरल डिज़ास्टर या फिर कोई भी ऐसे सिचुएशन में। और ये क्यों अपनी मर्ज़ी से मूव करते हैं, कि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल रही है, उनका पैकेज अच्छा हो रहा है, या उनकी फैमिली वहाँ रहती है, ऐसे, ठीक है। ये होता है माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज़। और जो मेनली रेफ्यूजीज़ को दूसरी कंट्रीज होती है वो एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन माइग्रेंट्स को बहुत कम करते हैं। रेफ्यूजीज़ को क्यों करते हैं, कि भाई उनकी एक सिचुएशन है, उनकी मजबूरी है, इसलिए वो वहाँ आए हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि चलो ठीक है तुम रह लो। जैसे इंडिया वालों ने मना नहीं करा था जब बांग्लादेश से रेफ्यूजीज़ आ रहे थे, है ना, लेकिन माइग्रेंट्स में दिक्कत हो जाती है जो अपनी मर्ज़ी से शिफ्ट होते हैं। एक और इसमें वो होता है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। इनका मतलब होता है जो अपने खुद के नेशनल बॉर्डर्स में ही एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहे हैं, मतलब अपनी कंट्री में ही रहेंगे, रिमेन इन देयर बॉर्डर्स ओनली, बस वो एक स्टेट से दूसरे। इसका बेस्ट एग्जांपल है कश्मीरी पंडित्स का। जब वहाँ पे वायलेंस फैला था तो उन्होंने फैलाया था, तब वो अपनी ही कश्मीर में ही रहे थे, ना कि दूसरी जगह चले गए थे इन दी 1990s, ठीक है। बुक में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अपनी बुक साथ में लेके बैठा करो, अच्छे से और समझ में आएगा। तो ये था माइग्रेशन वाला पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं हमारा हेल्थ एपिडेमिक्स। हेल्थ एपिडेमिक्स से सबको समझ में ही आ रहा है, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हो गया हमारा एड्स हो गया, या अभी हमारा आया था कोरोना हो गया, या बर्ड फ्लू हो गया, जिसमें एक अकेली कंट्री मिलके सॉल्व नहीं कर सकती, हमें दूसरी कंट्रीज़ का भी सपोर्ट चाहिए होता है। और ये सब फैलता कैसे है, जैसे एड्स हो गया, या फिर कोरोना हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, या कोई भी अदर डिजीज़ होगी, ठीक है, वो फैलते कैसे हैं, या तो वो टूरिज़्म के लोग घूमने गए हैं, वहाँ से आए हैं, तो इसलिए वहाँ से वो फैल गई, पहला फैक्टर ये है। दूसरा है माइग्रेशन, ठीक है, तो फैल गया। तीसरा है कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, या वॉर हो रही है, या कुछ भी हो रहा है, तब वो उनके वजह से आ गया। ये 3 फैक्टर्स हैं जिससे कि एक हेल्थ प्रॉब्लम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैलती है, ठीक है। अब कैसे पता करें कि ये वाली डिज़ीज़ या ये वाली डिज़ीज़ या ये वाली डिज़ीज़ एक हेल्थ एपिडेमिक है या नहीं है, या फिर ये ग्लोबली स्प्रेड कैसे होगी, तो हम इसका एक क्राइटेरिया देते हैं, क्या, कि ये कितनी फैल रही है, ठीक है, कितनी स्प्रेड हो रही है, ठीक है।
बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, रिस्ट्रिक्टेड है, 8 जनों को हो रही है, ख़त्म हो रही है, ऐसे करके, ठीक है। लोगों को कैसे टारगेट कर रही है, क्या हो रहा है लोगों को, ऐसे, ठीक है। ये सब चीज़ों से हमें पता लगता है कि ये एक हेल्थ एपिडेमिक या हेल्थ प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारे कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। इसका मतलब है टू डील विद नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, कि हम इन प्रॉब्लम से कैसे डील करें, जिसमें हमें ग्लोबली सबका सपोर्ट चाहिए होता है। हमें इसमें इनको डील करने के लिए हाँ स्ट्रैटेजीज़ जो है हमें वो डिवाइस करनी पड़ेगी फॉर द इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है। स्ट्रैटेजीज़ को डिवाइस करना पड़ेगा फॉर द फॉर द इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अब ये स्ट्रैटेजीज़ कैसे होती है, मतलब पहला होता है बायलैटरल, मतलब कि 2 कंट्रीज़ ने मिलके अपना डील कर लिया बिटवीन 2 कंट्रीज़। दूसरा होता है हमारा रीजनल, ये होता है जैसे हमारी सार्क थी, साउथ एशिया एशियन रीजनल कोऑपरेशन, है ना, वैसे साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, है ना। तीसरा हमारा हो गया कॉन्टिनेंटल, जैसे एशिया है, अफ्रीका है, ऐसे। और चौथा हमारा हो गया ग्लोबली, कैसे वो हो रहा है। अब प्लेयर्स देखें तो इसमें यहाँ पे लिख देती हूँ, प्लेयर्स अगर देखें तो ये इंटरनेशनल प्लस नेशनल के साथ होता है, मतलब इन दोनों का सपोर्ट हमें चाहिए ही चाहिए। इंटरनेशनल में तो अभी हमने बात करी थी, किसकी, बायलैटरल हो गया, ठीक है, या फिर ये रीजनल कोऑपरेशन हो गया, कॉन्टिनेंटल हो गया, ग्लोबल लेवल हो गया, प्लस इसमें इंक्लूड होती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमारी वर्ल्ड बैंक हो गई, WHO हो गया, वर्ल्ड बैंक, UN, IMF, ये सब, ठीक है। और नेशनल पे अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं NGOs के बारे में, ठीक है, या फिर कोई भी बिजनेस कॉर्पोरेशंस के बारे में, जो कि ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, प्लस ग्रेट पर्सनालिटीज़, इन सब के हेल्प से ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, ठीक है। और जो यूज़ ऑफ फोर्स है, फोर्स का यूज़ जो मतलब ट्रेडिशनल मेथड है, वो लास्ट रिजॉर्ट होता है, मतलब कि उसको अगर कोई भी ऑप्शन नहीं बच रहा, इससे प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो रही है कुछ, तब हम फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, जिसमें ये नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट से डील करता है, जिसमें स्ट्रैटेजीज़ कौन सी है, बायलैटरल हो गया, रीजनल हो गया, कॉन्टिनेंटल और ग्लोबल, और प्लेयर्स कौन से होते हैं, इंटरनेशनल और नेशनल। इंटरनेशनल में ये सब तो इंक्लूड होता ही है, प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इंक्लूड होती है, और नेशनल में कौन सा इंक्लूड होती है, NGOs हो गया, बिजनेस कॉर्पोरेशंस हो गया, या फिर ग्रेट पर्सनालिटीज़ हो गई। और यूज़ ऑफ फोर्स है वो लास्ट हमारा रिजॉर्ट है, उससे पहले हम जब अगर हमारे पास कुछ नहीं बच रहा तब हम फोर्स का यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो है वो 4 ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं इसके, ठीक है। पहला है इसका स्ट्रेंथनिंग, क्या, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, क्यों स्ट्रेंथन करनी है एक तरह से हमें मिलिट्री, वही ये किसके अंदर आता है, हमारा ट्रेडिशनल, है ना।
क्यों करनी है कि अगर हमारे नेबर्स के साथ कन्फ्लिक्ट है, जैसे हमारा पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इन सब के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट चलता रहता है ना, तो इन सबको हेल्प वो करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को। तो पहला क्या इसमें एक्सपेक्ट आया, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कन्फ्लिक्ट। ठीक है, दूसरा हमारे पास इसमें आया न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करना, जो कि इंडिया ने कब कंडक्ट करा था, 1998 में। इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। और थर्ड, फर्स्ट इंडिया एक ऐसी कंट्री था जिसने टेस्ट करा था न्यूक्लियर डिवाइस, कब, 1974 को। तो स्ट्रेंथिंग इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ एक सबसे पहला कंपोनेंट है ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। दूसरा आते हैं, दूसरा है हमारा, इसमें टोटल 4 हैं, ठीक है। फोर हैं, स्ट्रेंथिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स या फिर इंस्टीट्यूशंस टू प्रोटेक्ट सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इंटरनेशनल नॉर्म्स वगैरह मतलब रूल्स या ट्रीटीज़ को स्ट्रेंथन करना, जिससे कि हम स्ट्रेंथन हो पाएँ, अच्छे से डेवलप हो पाएँ, और जो भी सिक्योरिटी के मामले में हम अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे हमारे जो जवाहरलाल नेहरू हैं, हमारे इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हेल्प करी थी एशियन सॉलिडारिटी में, डीकोलोनाइजेशन में, प्लस डिसआर्मामेंट में। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, एशियन सॉलिडारिटी, डीकोलोनाइजेशन और डिसआर्मामेंट। ठीक है, और प्लस इक्विटेबल NIEO मतलब न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, प्लस जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे बड़ा काम क्या करा था, नैम, अगेंस्ट US एंड USSR, कि हमें किसी को ज्वाइन नहीं करना, हम नैम ज्वाइन करेंगे। कब, ड्यूरिंग कोल्ड क्या हो गए वॉर। ठीक है, और प्लस एक और इसमें फैक्टर है क्योटो प्रोटोकॉल, इसी के अंडर है ये। ठीक है, कब हुआ था ये साइन, 1997 को इंडिया ने ये रेक्टिफाई करा था। ठीक है, एक और है, 1 मिनट। थर्ड हमारा आता है मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री। ये किसका पार्ट होता है, इंटरनल का, कौन से वाले पार्ट का, ट्रेडिशनल का। ठीक है, अब ये प्रिजर्व करता है नेशनल यूनिटी। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रिजर्व नेशनल यूनिटी प्लस डेमोक्रेसी। जैसे हमारा प्रिंसली स्टेट का वो पड़ा था, चक्कर पड़ा था कि इनको हमें नेगोशिएट करके हमें इंडियन यूनियन का ही पार्ट बनाना है। ठीक है, तो वो एक नेशनल यूनिटी को प्रिजर्व करना प्लस डेमोक्रेसी। और जैसे मिलिटेंट्स ग्रुप्स था, नागालैंड, मिज़ोरम, पंजाब और कश्मीर। और सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया का मेन फोकस होता है, इंडियाज़ मेन फोकस क्या होता है,
टू एलिमिनेट पॉवर्टी और इनइक्वालिटी। ठीक है, कि पॉवर्टी को ख़त्म करना है प्लस इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होए और इंडिया डेवलप करे। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। और अच्छे से नोट्स बनाओ, अपनी एनसीईआरटी रीड करो, अच्छे से अपने हैंड राइटिंग में अपनी नोट्स लिखो, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होते हैं वो। और सारे चैप्टर्स की जो प्लेलिस्ट है वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। प्लस मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको भी चेक कर लेना, वहाँ पे भी डेली अपडेट्स आते रहते हैं। और सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। और अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।